हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। नियारा क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसमें हर बच्चा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई चाहे 8th 9th का बच्चा हो, एकेडमिक बच्चा हो, चाहे 11th का हो, 10th का हो, 12th का, कोई सा भी बच्चा हो, सबके लिए एक ये कॉमन टॉपिक है। देखिए बच्चों, एक टॉपिक है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के में ज़्यादातर बच्चों को अभिक्रियाओं में दिक्कत आती है, कैसे अभिक्रियाएं होती हैं और क्यों मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप आज एक नई चीज़ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे चाहता हूँ, आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको अभिक्रियाओं में दिक्कत आ रही है, केमिस्ट्री की अभिक्रियाओं में, तो आपको एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, वो याद होने चाहिए। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो आपको 36 तक, 1 से लेकर 36 तक आपको याद होने चाहिए। तो आपको केमिस्ट्री आपकी चुटकियों का खेल हो जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर मैं ये आप बुक में से पढ़ लेना। जैसे मैं एक बार बोल के बता देता हूँ आपको, सीरियल वाई कि जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर का हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के बाद में 5वें नंबर पे बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे अपना फ्लोरीन है और 10वें नंबर पे नियोन आ जाता है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर के बाद 17वें नंबर पे क्लोरीन, आर्गन और 19वें नंबर पे पोटेशियम, कैल्शियम 20वें नंबर पे, फिर स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक हो गया। फिर 31 पे अपना आ जाता है गैलियम आता है, फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक के बाद 34 नंबर पे सेलेनियम, फिर 35 नंबर पे ब्रोमीन और आ जाता है लास्ट में 36 पे क्रिप्टॉन। ऐसे आपको आगे भी 118 टोटल एलिमेंट्स है अपने, लेकिन बच्चों आपको 36 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए। अगर आप इनको याद कर लोगे तो केमिस्ट्री आपके लिए चुटकियों का खेल होने वाला है। देखिए, ये मैंने आपको एक जनरली बताया कि जब मुझे याद है तो आपको भी याद हो सकता है। अब देखिए खेल क्या शुरू होता है। आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर पता होना चाहिए कि स्थायी तत्व कौन से हैं, अक्रिय एलिमेंट कौन से हैं जो किसी से क्रिया नहीं करते। तो आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में एक तो हीलियम, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं अपन। हाँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये 2 नंबर का है। नियोन हमारा 10 नंबर का, आर्गन 18 नंबर पे आता है, क्रिप्टॉन 36 नंबर पे। ये परमाणु क्रमांक क्या है? एक्चुअली उस तत्व के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर परमाणुओं की संख्या है, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमें पता है तो हम उसके बिहेवियर के बारे में अच्छे से जान पाएंगे बच्चों। तो जैसे ये जो मैंने बताया आपको, ये सारे एलिमेंट वो हैं जो एकदम स्थायी हो चुके हैं, एकदम स्थायी हो चुके हैं एलिमेंट। ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं बच्चों। तो अब आप देखिए कि हर जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो इनकी तरह बनना चाहेगा और यहीं से खेल शुरू होता है। जितनी भी जो अभिक्रियाएं होती है
वो सब अभिक्रियाएं इन्हीं की वजह से होती है। हर कोई चाहता है कि वो एलिमेंट या तो हीलियम की तरह बन जाए, या नियोन की तरह बन जाए, या आर्गन की, या क्रिप्टॉन, या जेनॉन, या रेडॉन की तरह बन जाए। तो इसके लिए बनने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, ठीक है। अब इसको स्थायी अगर होना है इस एलिमेंट को, अभी ये स्थायी नहीं है, तो इसको स्थायी होने के लिए इसको हीलियम की तरह बनना पड़ेगा दोस्तों। हीलियम की तरह बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन जो ये कहीं से लेगा तब जाके ये स्थायी होगा। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले आपको एक दो चीज़ें और पता होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको पता होगी तो और आपके लिए इजी हो जाएगा कि जो दो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के बीच में तीन तरह के हम बॉन्ड बना सकते हैं। तीन तरह के बॉन्ड बनते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। एक होता है सहसंयोजक बंध, और एक होता है दोस्तों उप सहसंयोजक बंध। ये तीनों आपको पता होने चाहिए बच्चों, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। ये तीनों कब बनते हैं, अगर आपको ये पता होगा तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। बस आपको केवल ये इतना सा याद रखना है, एक तो ये जो अक्रिय गैस तत्व हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और दूसरा आपको ये तीनों बॉन्ड कब बनते हैं ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता हो जाएगा तो आपके लिए केमिस्ट्री की जितनी भी जो अभिक्रियाएं हैं वो बहुत ही आसान होने वाली है। देखिए दोस्तों, मैं समझा देता हूँ आयनिक बंध क्या होता है। आयनिक बंध जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को पूरी तरह इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है, कंप्लीटली दे देता है, तो वो होता है आयनिक बंध, और ये सबसे मजबूत बंध होता है दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? ये है आयनिक बॉन्ड, ठीक है दोस्तों, ये आयनिक बॉन्ड है। क्यों है आयनिक बॉन्ड, ये अभी अपन आगे बात करेंगे। मैंने अभी बताया कि जब कोई एलिमेंट, जैसे सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह कंप्लीटली इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और आयनिक बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। इसके बाद बात करें सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है दोस्तों कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, बल्कि दोनों एलिमेंट अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रख देते हैं, और दोनों उन इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हैं अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो होता है सहसंयोजक बॉन्ड। जैसे अगर मैं बात करूं H2, H2 क्या है? एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? ये सहसंयोजक बॉन्ड है। क्यों है ये सहसंयोजक बॉन्ड? देखिए, हाइड्रोजन को स्थायी होने के लिए हीलियम की तरह बनना है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा इसको? तो या तो आप आयनिक बॉन्ड बनाओ या फिर सहसंयोजक बॉन्ड बनाओ। तो सहसंयोजक बॉन्ड में क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलके अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रख लेते हैं, और फिर दोनों इसका उपयोग कर लेते हैं स्थायी प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा वो, अब देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन मानेगा कि ये मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन मानेगा कि ये दोनों मेरे हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये हीलियम की तरह बन गया, ये स्थायी हो गया, और ये हाइड्रोजन भी स्थायी हो गया। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में वो सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा, जब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रख के
और उसका उपयोग करते हैं स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो ये दोस्तों हो गया सहसंयोजक बॉन्ड। तीसरा जो बॉन्ड है वो है उप सहसंयोजक बॉन्ड। उप सहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है दोस्तों कि देखो अपन पढ़ रहे हैं उप सहसंयोजक बंध। इसमें क्या होता है, सब कोवलेंट बॉन्ड भी इसको बोल सकते हैं अपन। देखिए दोस्तों, इसमें कई बार क्या होता है कि किसी के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है तत्वों के पास कि वो कंप्लीटली देके इलेक्ट्रॉनों को ना तो वो पूरी तरह देता है ना बीच में रखता है। वो क्या करता है कि कुछ समय के लिए उसको दे देता है फिर वापस ले लेता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और थोड़े समय बाद में वापस ले लेगा। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है वो बनता है उप सहसंयोजक बॉन्ड। जैसे अगर मैं बात करूं NO2 के बारे में, NO2 में क्या होता है कि नाइट्रोजन, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसकी तरह, नियोन की तरह बनने के लिए। नाइट्रोजन दोस्तों 7वें नंबर पे है, इसको नियोन की तरह बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा ये, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन अपने पास जोड़ लेगा। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और 1 ऑक्सीजन इसको 2 ऑक्सीजन दे देगा। लेकिन यहाँ पे इसको देखिए, नाइट्रोजन को चाहिए 3, यहाँ पे हो रहे हैं 4। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये वापस ऐसे घूमता रहता है। ये कभी नाइट्रोजन के पास जाएगा कभी ऑक्सीजन के पास, और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस तरीके से। तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हो गया अपना उप सहसंयोजक बॉन्ड। तो ये आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि 3 तरह के बॉन्ड तत्वों के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर बनते हैं। ये तीनों, सबसे जो कमज़ोर बॉन्ड होता है वो उप सहसंयोजक बॉन्ड होता है, उससे थोड़ा मजबूत सहसंयोजक बॉन्ड होता है, और सबसे ज़्यादा जो मजबूत बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। अब हम बात करते हैं कि क्यों नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है। कोई भी तत्व, नाइट्रोजन ही नहीं, जितने भी हमारी आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्यों जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि क्यों आपस में जुड़ते हैं। और हमारा आज का टॉपिक यही है कि एक एटम, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्यों जुड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे, किस तरीके से ये 3 तरह के बॉन्ड है। अब अपन टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, जैसे मैं बात करूं, मैंने अभी बताया कि हर कोई एलिमेंट चाहेगा कि या तो वो हीलियम की तरह बने, या वो नियोन की तरह बने, या फिर वो आर्गन की तरह बने, या फिर वो क्रिप्टॉन की तरह बने, या फिर जेनॉन की तरह बने, या रेडॉन की तरह बने, या फिर वो अपना जो बाहरी जो कक्षा है उसका ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर कंप्लीट उसके इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कंप्लीट, जैसे कई तरह के उपकोष है, जैसे एस है, पी है, डी है, एस, पी, डी और एफ। ये आगे की बात है। फिलहाल बच्चों आप केवल इतना याद रख लो कि हीलियम की तरह बनना चाहेगा या नियोन की तरह। हीलियम 2 नंबर का, नियोन 10 नंबर, आर्गन 18 नंबर और क्रिप्टॉन 36 नंबर। आप यहाँ तक याद रख लीजिए। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का मैंने बताया कि अगर वो हाइड्रोजन अगर हीलियम की तरह बनना चाहेगा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन पहले नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो या तो ये H और H आपस में मिलके हाइड्रोजन बना लेंगे H2, और ये क्या हो जाएगा, स्थायी, क्योंकि इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और ये बन गया किसकी तरह, हीलियम की तरह। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, एक मैं आपको ये दिखा देता हूं। हाँ दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे जैसे मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो H2O,
मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्यों जुड़ा, क्या वजह रही कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा। तो आप देखिए हाइड्रोजन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे दोस्तों। ऑक्सीजन कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। इसको स्थायी होने के लिए किसकी तरह बनना है, हीलियम की तरह, क्योंकि इसके नियर बाई हीलियम है। और ऑक्सीजन को स्थायी होने के लिए क्या किसकी तरह बनना पड़ेगा दोस्तों, नियोन की तरह। नियोन 10 नंबर का है और हीलियम 2 नंबर पे आता है। अब आप देखिए ऑक्सीजन को स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब या तो इसको कोई ऐसा एलिमेंट मिले जो पूरी तरीके से इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे और एक आयनिक बंध बना के एक नया तत्व या नया यौगिक बना ले, कंपाउंड बना ले। या फिर ये दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास कि किसी ऐसे एलिमेंट से जाके ये मिले जिसको खुद को भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब 2 ऐसे तत्व जिनको दोनों को इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत हो तो फिर वहाँ पे सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्थायी होने के लिए, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जो बंध बनेगा वो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। देखिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन से साझा कर लेगा और इधर एक और हाइड्रोजन से साझा कर लेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रख लिया ऑक्सीजन ने, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने। तो ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी तो एक हाइड्रोजन से इसने पूरा अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया और ये बन गया नियोन की तरह। ऑक्सीजन स्थायी हो गया और यहाँ पे एक जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन था इसको ये अपना हाइड्रोजन मान लेगा तो ये बन गया हीलियम की तरह। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये बन गया हीलियम की तरह। मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन भी अपना मानता है, इन पे अपना अधिकार जताता है और ये हाइड्रोजन भी अपने इन दोनों पे अपना अधिकार जताएगा। तो ये बन गया हीलियम की तरह, ये नियम की तरह, नियोन की तरह और ये हीलियम की तरह। तो आपने देखा होगा कि तीनों एलिमेंट जो हैं वो स्थायी हो चुके हैं। मैंने यही बताया था आपको कि हर कोई एलिमेंट या तो हीलियम की तरह बनना चाहेगा या नियोन की तरह। अब देखिए ये बन गया अपना H2O, एक नया यौगिक, यानी कि 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक नया यौगिक बना लिया, क्या, जल। ये पानी का सूत्र है जल का, H2O। इसी तरह हाइड्रोजन और किसके साथ जुड़ता है दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या है, देखिए हाइड्रोजन मैंने बताया 1 नंबर का है, क्लोरीन कितने नंबर पे है बच्चों, 17 नंबर पे। अब देखिए क्लोरीन किसकी तरह बनना चाहेगा, आर्गन की तरह बनना चाहेगा, जो कि कितने नंबर पे है, 18वें नंबर पे है। क्योंकि आर्गन क्या है, एक स्थायी तत्व है, ये किसी से भी क्रिया नहीं करता। इसीलिए आपने देखा होगा कि गुब्बारों के अंदर हीलियम भरी जाती है। हमारी जो घरों में यूज आने वाली जो बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, उनमें आर्गन या नियोन गैस भरी जाती है। तो वो इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है, ये ऑलरेडी स्थायी हो चुके हैं और हर एलिमेंट स्थायी होना चाहता है, सबको शांति चाहिए। तो यहाँ पे क्लोरीन है, आर्गन की तरह बनना चाहेगा। और मैंने बताया कि हाइड्रोजन किसकी तरह बनना चाहेगा बच्चों, हीलियम की तरह, जो कि 2 नंबर पे आता है हीलियम। अब आप देखिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, मैंने बताया था कि जब दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों के बीच में सहसंयोजक बंध बनेगा और ये HCl। इसमें देखिए कैसे पता चला कि सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी चाहिए। तो ये ना तो क्लोरीन हाइड्रोजन को पूरी तरह इलेक्ट्रॉन देगा, ना हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह क्लोरीन को देगा। अगर हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है
अगर उसको भी क्लोरीन को दे देगा तो इसका तो अस्तित्व ही नहीं है, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनेगा। आयनिक बॉन्ड कब बनता है बच्चों? जब पूरी तरह एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ना देके और अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को दोनों के बीच में रख लेंगे। अब यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इनको क्लोरीन भी अपना मानता है और हाइड्रोजन भी अपना मानता है। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना? कोवैलेंट बॉन्ड बना, या फिर आप कह दो सहसंयोजक बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बनता है सहसंयोजक, वो जब बनता है जब दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगली बात करें अपन CH4 जो मेथेन गैस है उसकी, हाइड्रोजन दूसरा किसके साथ जुड़ता है? तो देखिए दोस्तों, कार्बन है। कार्बन की अगर बात करें, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं एक नया पेज ले लेता हूं दोस्तों। हाँ, हम बात कर रहे थे CH4 की। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्यों जुड़ा, यही तो अपना टॉपिक है कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ क्यों जुड़ता है। तो अब आप देखिए कि कार्बन कितने नंबर का है? 6 नंबर का। हाइड्रोजन कितने नंबर का है? 1 नंबर पे आता है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को अगर स्थायी होना है तो इसको हीलियम की तरह बनना पड़ेगा जो कि 2 नंबर पे है, और कार्बन को अगर स्थायी होना है तो इसको नियोन की तरह बनना पड़ेगा जो कि 10वें नंबर पे है। अब आप देखिए कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पे हाइड्रोजन को स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेंगे? कार्बन को कोई 4 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? तो उस कंडीशन पे कार्बन क्या करेगा? साझा करेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन चूंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो कार्बन तुरंत हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को तो ये अपने चारों तरफ 4 हाइड्रोजन जोड़ लेगा। अब आप बताइए कि दोनों के बीच में कौन सा बंध है? आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, या सब कोवैलेंट बॉन्ड है? तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन ने पूरी तरह इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, ना कार्बन ने हाइड्रोजन को दिया। तो जब पूरी तरह इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिया तो फिर वहाँ पे आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने बीच में रख देते हैं। अब मैंने जो बताया कि ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन अपना मानता है और कार्बन भी अपना मानता है। अब यहाँ पे जो बंध बनेगा वो बनेगा सहसंयोजक बंध। ठीक है बच्चों, इसी तरह ये चारों में सहसंयोजक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। कार्बन अपने चारों तरफ 4 हाइड्रोजन जोड़ के और एक नया यौगिक का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं मेथेन। मेथेन गैस आपने देखी होगी कि जो CNG गैस है उसका मेन कंपोनेंट क्या है? मेथेन गैस है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये मेथेन का निर्माण होता है। अब अपन आगे बात करें हाइड्रोजन के और कौन से एलिमेंट हैं। देखिए हाइड्रोजन एक H2SO4 भी बनाता है, और अगला बात करूं मैं H2O हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे जगह ज़्यादा है नहीं बच्चों, तो मैं एक और पेज ले लेता हूँ नया। हाँ, बात कर रहे हैं H2SO4 की। हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन के साथ क्यों जुड़ा? तो बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितने नंबर का है बच्चों? 1 नंबर का। सल्फर कितने नंबर का है बच्चों? 16 नंबर का। और ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। अब आप देखिए, इसको अगर स्थायी होना है तो हीलियम की तरह बनना पड़ेगा, इसको अगर स्थायी होना है तो इसको आर्गन की तरह बनना पड़ेगा, और इसको अगर स्थायी होना है तो इसको नियोन की तरह बनना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आर्गन है 18 नंबर पे है, हीलियम 2 नंबर पे है,
और नियॉन 10 नंबर पे है। 10 नंबर पे का मतलब है कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों अब देखिए आप, सल्फर को अगर स्थायी होना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन को अगर स्थायी होना है तो इसको कितने चाहिए? इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब नियॉन 10 नंबर पे है। अब देखिए यहाँ पे सल्फर है, ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन ये इस तरीके से जुड़ेगा बच्चों। तो आप देखिए कि कैसे ये एक नया यौगिक बना रहा है। सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए? सल्फर को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? आर्गन की तरह बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना यहाँ रख देगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा। तो इस ऑक्सीजन को कितने मिल गए? ये नियॉन की तरह बन गया। समझो, इसको ध्यान से समझो बच्चों। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख के और यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों भी अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देंगे और आपस में साझा कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी 1-1 अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दोनों बीच में रख देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से ले लेगा। तो ये भी क्या हो गया? ये दोनों स्थायी हो गए, इधर भी स्थायी हो गया। अब जो है एक और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। तो एक और ऑक्सीजन जुड़ने के लिए ये इसके पास जो थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसको ये ऑक्सीजन को दे देता है कुछ समय के लिए, और इधर भी इस इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है। बहुत ही मतलब नैनो सेकंड के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और वापस ले लेगा। इसी तरह इसको देगा, वापस देगा, और ये ऐसे 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 चलेगा। ये भयंकर तरीके से ये यहाँ पे अनुनाद होगा और इसी वजह से यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये अपना उपसहसंयोजक बॉन्ड, जो तीसरा मैंने बताया था संयोजक, बंद बनेगा। तो ये अभी अपन ने तीनों बॉन्ड पढ़ लिए हैं। अब आगे की बात करें तो एक नया कंपाउंड मैंने बताया था H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? देखो H2O2। इसमें आप देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन से दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा और इन्होंने एक हाइड्रोजन और जोड़ लिया। अब आप देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ गया और दोनों ने स्थायित्व, दोनों स्थायी हो गए, और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ लिया। यहाँ पे बस ये आप ध्यान रखिए कि ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड क्या होगा? उपसहसंयोजक बॉन्ड होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये देखिए वैसे तो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ सकते हैं, आपस में जुड़ के और O2 बना लेते हैं ये। लेकिन यहाँ क्या है? 2 हाइड्रोजन और फंस गए बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन को भी स्थायी होना है। तो ये जब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो ये एक नया स्ट्रक्चर कैसा बना लेते हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन ये कोवलेंट, सब कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, जिसमें क्या इलेक्ट्रॉनों को पूरी तरह ना दे के वापस खींच लेता है। और जैसे ही ये वापस खींचेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे ही यहाँ ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो ये अपने हाइड्रोजन से भी वापस ले लेता है और इधर से ले लेता है। एटलीस्ट इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हाइड्रोजन के खींच लेगा,
जैसे ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को इधर खींच लेगा, और ये जब जैसे ही वापस आएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये वापस से हाइड्रोजन को दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रोसेस है, इतना खतरनाक प्रोसेस इसमें चलता रहता है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर भागेगा वापस आएगा, फिर इधर भी इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे जाएंगे। तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक है H2O2। इसीलिए आप देखोगे कि इसका जो उपयोग किया जाता है वो घाव साफ करने में, जो घाव साफ करने में या फिर पुरानी चीज़ों को नया करने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी आप देखो कि यहाँ पे कितना खतरनाक इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में इतनी तेज़ी से गति कर रहे हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर, तो इस वजह से जो या तो उसमें से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, आप गाँव के अंदर इसको लगाओगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तो उसमें से बैक्टीरिया मर जाएंगे, और दूसरा ये है कि जो चीज़ें पुरानी हो गई है, पुराने चित्रों को नया करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो उसमें से गंदगी को ये बहुत ही जल्दी तरीके से हटा देता है। और दूसरा इसी को अपन हाइपो भी बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। जैसे कोरोना की जब बीमारी फैली थी तो सब जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का छिड़काव हुआ था दोस्तों। क्यों हुआ था? क्योंकि इसकी वजह से बैक्टीरिया ख़त्म होता है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। इसमें आपने देखा होगा कि कितने खतरनाक तरीके से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है। अब इसमें भी देखो, यहाँ पे सहसंयोजक बॉन्ड भी है और उपसहसंयोजक बॉन्ड भी है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। अगर बात करें आगे की तो अगले तत्व पे चलते हैं अपन, हीलियम। तो हीलियम देखिए, हीलियम तो अक्रिय गैस है, ये ऑलरेडी स्थायी है, तो ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है। अब बात करते हैं अपन लिथियम की। लिथियम क्यों ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, या फिर हाइड्रोजन लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लिथियम क्लोराइड बनाता है और लिथियम कार्बोनेट बनाता है। ये 4-5 तरीके के ये यौगिक बनाता है लिथियम। तो बात करते हैं एक एक की। ये थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है बच्चों। अगर आपको केमिस्ट्री ढंग से समझनी है, रिएक्शंस के बारे में ढंग से समझना है, तो आपको ये क्लास लेनी ही पड़ेगी, आपको ढंग से समझ में आने लगेगा। देखिए, लिथियम कितने नंबर का है? लिथियम ऑक्साइड, ये हम बना रहे हैं। देखिए, लिथियम कितने नंबर का है दोस्तों? 3 नंबर पे है। ऑक्सीजन कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे है। अब देखिए, यहाँ पे लिथियम जो है, इसको अगर हीलियम की तरह बनना है, हीलियम कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। और ऑक्सीजन कितना? इसको स्थायी होने के लिए नियोन की तरह बनना है। मतलब लिथियम को अगर स्थायी होना है तो हीलियम की तरह बनना पड़ेगा, उसको 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। लिथियम के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन को उसको किसी ऐसे एलिमेंट को देना पड़ेगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो। तो आप देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हर धातु के साथ जुड़ता है। ऑक्सीजन को आप किसी के भी साथ जोड़ सकते हैं। और इसीलिए हमने एक चैप्टर पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया एवं परिवर्तन, उसमें हमने बताया भी था कि लिथियम कोई से भी जो धातु है वो कैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्साइड्स बनाता है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी जो एलिमेंट है, जितने भी जो धातु है, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ईजीली जुड़ जाती है। तो देखिए, लिथियम के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ क्या होगा कि 2 लिथियम मिलके और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। 2 लिथियम मिलके और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो 2 लिथियम मिलके ऑक्सीजन से एक नया यौगिक बना लेता है लिथियम ऑक्साइड। अब आप बताइए कि लिथियम और ऑक्सीजन के अंदर जो बॉन्ड बना है वो कौन से तरह का बॉन्ड है? तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या है? आयनिक बंध है। आयनिक बॉन्ड है दोस्तों यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लिथियम ने अपना जो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो पूरी तरह किसको दे दिया?
ऑक्सीजन को दे दिया, इसलिए यहाँ पे कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध बनेगा दोस्तों। कौन सा बंध, आयनिक बॉन्ड बनेगा, और आयनिक बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, इसलिए जो लिथियम ऑक्साइड है ये एक मजबूत धातु है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड की। लिथियम हाइड्रोक्साइड में देखिए ऑक्सीजन कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, और लिथियम है हमारा 3 नंबर पे। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। तो देखिए आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे लिथियम। देखिए दोस्तों, लिथियम क्या अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये हाइड्रोजन से साझा कर लेगा। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये तो हो जाएगा आयनिक बॉन्ड, और ये दोस्तों हो जाएगा सहसंयोजक बॉन्ड। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक इलेक्ट्रॉन तो पूरी तरह लिथियम ने दे दिया, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से ये साझा कर लेता है, और ये बना लेता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। इसी तरह बात करें लिथियम कार्बोनेट के साथ, तो अब देखिए दोस्तों, जैसे हमें बहुत सारे पढ़ने हैं तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा जल्दी जल्दी से पढ़ लें। लिथियम कार्बोनेट Li2CO3। लिथियम कार्बोनेट क्या है, देखिए लिथियम कार्बोनेट कैसे बना दोस्तों। लिथियम है अपना 3 नंबर पे, कार्बन है 6 नंबर पे, और ऑक्सीजन अपना 8 नंबर पे। अब देखिए ये तीनों आपस में कैसे जुड़ रहे हैं। लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, कार्बन के पास, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिथियम जो है ये कार्बन, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जोड़ता है, और इन दोनों ऑक्सीजन से एक एक लिथियम जुड़ जाता है। अब देखिए बच्चों, लिथियम और ऑक्सीजन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया, इधर ये आयनिक बॉन्ड बन गया, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया ऑक्सीजन को, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन से साझा कर लेगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन इसको यहाँ पे दोनों बॉन्ड साझा कर लेंगे। तो ये चारों जो बॉन्ड है ये और ये चारों तो सहसंयोजक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है ये। और यहाँ पे चूंकि लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ऑक्सीजन को दे दिया, तो यहाँ पे बनेगा आयनिक बंध, आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर आप देखिए लिथियम कार्बोनेट का। यहाँ पे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस ऑक्सीजन से साझा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजनों से ये एक ऑक्सीजन, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देंगे और आपस में साझा कर लेंगे। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन रख लेंगे और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए यहाँ पे। और यहाँ इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक इलेक्ट्रॉन लिथियम से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से साझा कर लिया इसने। इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर बनता है। इस तरीके से यहाँ पे बीच में कार्बन हो गया, 1 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये लिथियम जोड़ लेता है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये बच्चों जो लिथियम कार्बोनेट है ये एक टॉक्सिक या हानिकारक पदार्थ होता है। ये टॉक्सिक लैब में इसका यूज लिया जाता है।
आगे बात करें अपन, नेक्स्ट अपना क्या था बच्चों, हाँ, लिथियम क्लोराइड। तो लिथियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोरीन के साथ क्यों जुड़ा, तो अब आप समझने लग गए होंगे बच्चों, क्योंकि लिथियम है 3 नंबर पे और क्लोरीन है कितने नंबर पे, 17 नंबर पे। क्लोरीन को अगर स्थायी होना है, इसको स्टेबल होना है, तो इसको स्टेबल होने के लिए किसकी तरह बनना पड़ेगा बच्चों, आर्गन की तरह। आर्गन कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। और लिथियम को अगर स्थायी होना है तो इसको हीलियम की तरह बनना पड़ेगा। हीलियम कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है बच्चों। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हीलियम तक की तरह बनने के लिए लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ तो सीधा सीधा देखने पे लग रहा है कि लिथियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बंध बन जाएगा, लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा पूरी तरीके से। और जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे दे, तो दोनों के बीच में जो कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा दोस्तों। कौन सा, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, तो लिथियम और क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर होगा तो वो एकदम से एकदम मजबूत स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आने लग गया होगा बच्चों कि कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्यों जुड़ता है। एक्चुअली ये आपस में स्थायित्व की लड़ाई है। आपस में स्थायी होने के लिए ये किसी ऐसे एलिमेंट से जुड़ते हैं जिससे उनका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, स्थायित्व कंप्लीट हो जाए। इसी तरह अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक एक करके सारे समझा दूंगा दोस्तों। ये देखिए आप, ये पूरी मेरे पास लिस्ट है जिसमें पूरे जो 118 तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व इसमें हैं। अगर आप पूरे पढ़ना चाहते हैं सारे, तो कमेंट करके बताइए कि आगे भी हम सारे जितने भी जो 118 एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स के सारे यौगिकों के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप बताइए कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। ये मेरा एक नया चैनल है बच्चों, तो आप इसको मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। केमिस्ट्री और भी साइंस की डीप नॉलेज अगर आपको लेनी है तो हमारे चैनल पे आइए, आपको बहुत ही डीप नॉलेज हम प्रोवाइड करवाएंगे।